सोफा हमारे घर में होता ही है, लेकिन जब भी हम इसको या तो लेने जाए मार्केट में या घर पे बनवाना चाहें, कुछ एक कंफ्यूजन हमारे दिमाग में आती है। जैसे मटेरियल क्या यूज करें, लकड़ी ले, प्लाई ले, फैब्रिक किस तरह का लें, टेक्सचर लें, नॉन टेक्सचर लें, कलर लें, साइज क्या लें, लेआउट क्या लें, और ऐसे 10 सवाल है जो हमें परेशान कर देते हैं और हम इधर उधर उनके जवाब ढूंढते हैं। लेकिन आप फिक्र बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको हर एक सवाल का सही लॉजिकली जवाब मिलेगा, ताकि आप बिल्कुल नॉलेजेबल होकर मार्केट में जाएं और उसके बाद एक बेहतरीन सोफा अपने घर पर लेकर आएं। अब जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइज के बारे में कि साइज क्या हो। साइज बताने के दौरान ही मैं बता दूंगा कि आपको अपने लेआउट के अकॉर्डिंग किस तरह का सोफा लाना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि मटेरियल क्या हो, यानी कोर मटेरियल अंदर जो है वो किस तरह का लगे। उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्म की, यानी फॉर्म किस तरह का होना चाहिए, किस डेंसिटी का होना चाहिए, ये सब बताया जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे फैब्रिक पर, यानी कपड़ा जो लगेगा फॉर्म के ऊपर वो किस तरह का होना चाहिए। फिर हम चलेंगे कलर पर, यानी किस रंग का, किस कलर का सोफा आपके वहां अच्छा लगेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको कारपेंटर से बनवाना चाहिए या फिर रेडीमेड सोफा लेकर आना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको किस साइज का सोफा लाना चाहिए। इसमें एग्जैक्ट साइज आपको नहीं बताया जा सकता, लेकिन आपको मैं 3 से 4 गाइडलाइंस दे देता हूं, जिसको ध्यान में रखते हुए और इनका मेल जोल करते हुए आप डिसाइड कर पाओगे कि साइज क्या आपको लाना चाहिए। सबसे पहले गाइडलाइन आती है कि आप देख लो कि किस दीवार के सामने आपका सोफा आना है। उस दीवार के मैक्सिमम 2/3 ऑफ द साइज का सोफा आपको लेकर आना होगा। यानी मान लो अगर आपकी जो दीवार है वो 9 फीट की है, तो आप 6 फीट का सोफा लाएंगे। 12 फीट की है तो 8 से 9 फीट का लाएंगे। यानी इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको ये इंश्योर करना है कि आपके सोफे के लेफ्ट और राइट में जगह हमेशा बची रहे। अगर ऐसा नहीं किया और सोफा दीवार के अकॉर्डिंग चला गया, यानी पूरा साइज के मुताबिक चला गया, फिर वो थोड़ा सा एरिया भरा हुआ लगने लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। और अगर सोफा बहुत ज्यादा छोटा आ गया तो खालीपन, जो ब्लैंक स्पेस है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो भी नहीं होना चाहिए। इसलिए जो ऑप्टिमम साइज है वो है दीवार के मुकाबले 2/3 साइज का सोफा आपके लिए सही रहेगा। 2/3 लाने के बाद जो साइड में जगह बचेगी, वहां आराम से कोई टेबल रखा जा सकता है, लैंप रखा जा सकता है, जो आपके सोफे का जो लुक है या आपके लिविंग रूम की जो लुक है वो और ज्यादा बढ़ा देगा। तो ये हो गई पहली गाइडलाइन। अगली गाइडलाइन आती है कि एक इंसान को बैठने के लिए 2 फुट की जगह चाहिए होती है। अब आप देख सकते हैं कि आप कितने इंसान बैठाना चाह रहे हैं। फैमिली बड़ी है, छोटी है, गेस्ट आने वाले हैं, नहीं आने वाले, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर 2 फीट में एक इंसान बैठता है तो मुझे कितने सीटर लेना होगा। यहां पर एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि जब भी आप सोफे का साइज डिसाइड करें, आप गेस्टों के बारे में बाद में सोचें, क्योंकि वो शायद कभी कभी आएंगे, लेकिन अपनी फैमिली के बारे में पहले सोचें कि आपकी फैमिली बहुत ज्यादा यूज करती है ये एरिया, नहीं करती। अगर नहीं करती तो इस एरिया को बहुत ज्यादा भरने का कोई फायदा नहीं है कि गेस्ट आएंगे बैठेंगे। गेस्ट कभी कभी आएंगे, लेकिन आपका लिविंग रूम हमेशा भरा हुआ दिखाई देगा। इसलिए अगर ऐसा केस आपके साथ होता है तो आप साइड में चेयर रख सकते हैं, ऑटोमन्स रख सकते हैं, सोफा चेयर रख सकते हैं, कोलैप्सिबल चेयर रख सकते हैं। इस सब के जरिए आपका एरिया भी फ्री रहेगा, प्लस जब गेस्ट आ भी गए उनके बैठने के लिए जगह भी आराम से बन जाएगी और पूरे टाइम आपका लिविंग एरिया भरा हुआ नहीं दिखेगा। थर्ड गाइडलाइन है कि आप एक बार अपने लिविंग रूम का साइज देख लीजिए। अगर वो काफी ज्यादा बड़ा है तो एल शेप वगैरह सब चल जाएंगे, फिर तो आपको जो डिजाइन चाहिए वो ले लो। लेकिन अगर वो छोटा है या इनफैक्ट मीडियम साइज का भी है तो आप एल शेप ना लेकर एक मेन सोफा लो और उसके साइड में आप सोफा चेयर रख सकते हो, नॉर्मल चेयर रख सकते हो, ऑटोमन्स रख सकते हो, इस तरह की सेठी रख सकते हो। ये सारा देखने में भी अच्छा लगेगा, सिटिंग कैपेसिटी भी बढ़ा देगा, एरिया भी खाली रहेगा। और जो काफी ज्यादा जरूरी है, जब आपका एरिया छोटा है, मीडियम साइज का है, बड़ा है, तब एल शेप आप रख सकते हो, क्योंकि एल शेप में जगह ज्यादा घिर जाती है और उस पर बैठने की जो कैपेसिटी वो कम रहती है। इस वजह से बड़ा है तो एल शेप में जाना, नहीं है तो इस तरह के लेआउट में आप जा सकते हैं। चलो अब आप साइज डिसाइड कर सकते हो। अगला सवाल आपके मन में आ सकता है कि ये किस धातु यानी किस मटेरियल से बनाया जाए। यहां पे मैं फॉर्म या फैब्रिक की बात नहीं कर रहा, जो कोर है यानी जो अंदर का स्केलेटन है वो किस लकड़ी से बनाया जाए। अब यहां पर आपके पास मोटी मोटी 2 चॉइसेस आती हैं। सबसे पहला आता है प्लाई का यूज करना, फिर आता है वुड का, यानी जो नेचुरल वुड होती है, जैसे ओक हो गया, टीक हो गया, रोजवुड हो गया, महगनी हो गया, शीशम हो गया, इन सब का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो यानी 2 चॉइस हो गई, प्लाई की और हार्डवुड की। अब देखते हैं इन दोनों चॉइसेस में आपके लिए कौन सी सही है। इसमें सबसे पहले प्राइस की बात ही कर लेते हैं।
लेकिन प्राइस में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इनमें प्राइस का थोड़ा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं है। जो हार्डवुड है वो हमेशा आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, प्लाई वाला आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, लेकिन ये डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है कि वो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बाधा डाल सके। तो ये मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए बता रहा हूँ कि प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, हार्डवुड थोड़ी महंगी रहेगी, प्लाई थोड़ी सस्ती रहेगी, लेकिन ये फैक्टर आपके डिसीजन लेने के बीच में नहीं आना चाहिए। और वो जो डिसीजन लेने के बीच में फैक्टर आने चाहिए वो क्या होने चाहिए, अब वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला डिसीजन मेकिंग फैक्टर है कि क्या आप सोफे पर बहुत ज्यादा टाइम बिताते हो या नहीं। आपका सोफा ऐसी जगह पर है जहां एक बार बैठे रह गए, फिर नेटफ्लिक्स 2-4 मूवीज खत्म कर दी, यानी आपके सोफे का बहुत ज्यादा यूज होता है। ऐसे में आपको हार्डवुड लेना है। और अगर आपके सोफे का इतना यूज होता है कि गेस्ट आ गए या आप कभी बैठ गए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बैठ गए, उससे ज्यादा यूज नहीं होता, मेजॉरिटी टाइम वो खाली रहेंगे, तो ऐसे में हार्डवुड में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर आपको प्लाई में जाना चाहिए। अब इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे का लॉजिक इतना सा है कि जब भी आप हार्डवुड का यूज करते हैं तो उसका एक फ्रेम बनाया जाता है, बीच में उसके स्प्रिंग डाली जाती है, उसके बाद फॉर्म वगैरह का यूज किया जाता है। लेकिन प्लाई में ऐसा नहीं होता। प्लाई में पूरी चादर बिछाई जाती है, उसके ऊपर सीधे फॉर्म आ जाती है। स्प्रिंग का इस्तेमाल या तो उसमें ना के बराबर होता है या होता ही नहीं है। तो ऐसे में डिफरेंस इन दोनों के यूजेज में ऐसा आ जाता है, स्प्रिंग वाले जो हार्डवुड के साथ बनते हैं वो काफी ज्यादा बाउंसी होते हैं, आप उसमें बहुत आराम से बहुत लंबा समय बिता सकते हैं। एक तरह से आप कहें तो पूरा जो सोफा है वो ही बाउंसी हो जाता है, लेकिन प्लाई वाला आपको थोड़ा सा हार्ड फील होगा इसके मुकाबले। इसलिए मैंने कहा कि बहुत लंबा समय बिताने वाले हो तो हार्डवुड विद स्प्रिंग गुड फॉर यू। बहुत लंबा समय नहीं बिताना है तो प्लाई वाला भी चल जाएगा। ऐसा नहीं है वो अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए आपको बैठना है तो हार्डवुड विद स्प्रिंग कहीं ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद जो डिसीजन मेकिंग फैक्टर आता है वो आता है लाइफ का। ये बिल्कुल सच है कि जो प्लाई की लाइफ है वो हार्डवुड के मुकाबले में थोड़ी सी कम रहती है। थोड़ी क्या मतलब कंसीडरेबल डिफरेंस रहता है। तो इसमें भी आपको थोड़ा देखना होगा कि आप अगर चाह रहे हैं सोफा आपकी जनरेशन, आपकी अगली जनरेशन भी यूज करे, तो आप हार्डवुड में जाइए। अगर आप अब सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू इतना ज्यादा लंबा नहीं है, आप नहीं देख रहे कि भाई 25 साल बाद, 30 साल बाद भी यही सोफा मेरे पास रहे, तो हार्डवुड में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्लाई में भी जा सकते हैं। प्लाई ऐसा नहीं है कमजोर होती है, वो भी बहुत मजबूत होती है, लेकिन जब टोटल लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो हार्डवुड आगे निकलती है और प्लाई थोड़ी सी पीछे रह जाती है। लेकिन यहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है समझने की, जो मैंने अपने करियर में भी समझी है। वो ये, आज से 50 साल, 60 साल पहले जब हम घर बनाते थे, उसके अंदर का मटेरियल बनवाते थे, वो इस व्यू से बनाया जाता था कि मैं आज काम कर रहा हूं, मेरे बच्चे, मेरे पोते सब इसी मटेरियल का यूज करने वाले हैं, तो ये एकदम चाक चौबंद, एकदम मजबूत होना चाहिए। डिजाइन थोड़ी बहुत कम हो जाए चल जाएगा, लेकिन मजबूत रहना चाहिए। लेकिन आज हम उस दौर में नहीं जी रहे हैं। आज का दौर बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग है। इनफैक्ट आज के जो घर हैं वो भी 20 से 25 सालों में आउटडेट हो जाते हैं। उसके बाद या तो हमें घर चेंज करने पड़ते हैं, रेनोवेट करवाना पड़ता है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, नवी मुंबई, बैंगलोर, जितनी तेजी से शहर बढ़ रहे हैं और बहुत सारे इंडिया के शहर जो बढ़ रहे हैं, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी फर्नीचर पीस ऐसा है जो हम इस व्यू से बनवाएंगे जो 40-50 साल तक चलता रहे। तो ये चीज भी आपको देखनी होगी, आपका व्यू वाकई उतना लंबा है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो आप सिंपली प्लाई में चले जाइए, ताकि जब वो आपको पुराना लगने लग जाए, ऑब्सोलीट लगने लग जाए, डिजाइन आउटडेट हो जाए, तो आप उसको आराम से चेंज कर सकें। लेकिन इसके बाद भी अगर आप बिल्कुल मजबूत लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं जिसमें थोड़ा लग्जरी फील आए, तो ठीक है, फिर आप हार्डवुड में भी जा ही सकते हैं। चलिए, अब ये भी डिसाइड हो गया कि आपको प्लाई में जाना है या हार्डवुड में जाना है। अब इसके ऊपर वाले मटेरियल में चलते हैं, यानी जो फॉर्म है, फॉर्म तो लगेगा ही, वो किस तरह का होना चाहिए। यहां पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले वो फॉर्म किस मटेरियल का बना है, दूसरा उस फॉर्म की डेंसिटी क्या है। तो ये चीजों के आधार पर डिसाइड होगा कि आपको कौन सा फॉर्म कितने डेंसिटी का लेना चाहिए। सबसे पहले हम डेंसिटी की बात कर लेते हैं। अब जब भी हम मार्केट में जाएंगे आपको कई सारे डेंसिटी के फॉर्म दिख जाएंगे। उसमें से मेजरली दो हैं जो सोफास में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, 32 डेंसिटी एंड 40 डेंसिटी। जाहिर सी बात है कि डेंसिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी वो उतना मजबूत होगा, लेकिन उतना दबने में कम होगा। यानी 32 वाला कंफर्टेबल ज्यादा होगा लेकिन दबेगा भी ज्यादा। 40 वाला ऐसा नहीं है अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन थोड़ा सा दबेगा कम, तो हो सकता है कुछ लोगों को उसमें उतना कंफर्टेबल फील ना हो। इसलिए जहां भी सिटिंग स्पेस है सोफे का, वहां मेरी रिकमेंडेशन है कि आप 40 डेंसिटी वाले में जाइए, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा वेट पड़ता है। जरूरी है वहां की डेंसिटी थोड़ी सी अच्छी हो।
लेकिन जो ये पीछे का बैक रेस्ट होता है ना, यहां पर आप चाहे तो 32 वाला भी ले सकते हैं, चाहे तो 40 वाला भी ले सकते हैं। तो यहां पर चॉइस है। ज्यादातर प्रोजेक्ट में मैं तो ये करता हूं कि जो बैक है वहां 32 लगवा लिए और जो सिटिंग है वाला है वहां पर 40 लगवा लिया। ये एक ऑप्टिमम चॉइस होती है कि आपको कंफर्ट भी पूरा मिल गया और डेंसिटी भी अच्छी खासी मिल गई। चलिए ये तो बात होगी डेंसिटी की। अब अगली बात आती है कि फॉर्म कितने प्रकार की मिल जाएगी आपको। वैसे तो देखो मार्केट में जाओगे तो आपको बहुत सारे प्रकार की मिलेगी, लेकिन उनमें से 3 मुख्य होती हैं। सबसे पहले आती है पीयू फॉर्म, फिर आती है एचआर फॉर्म और लास्ट में आती है मेमोरी फॉर्म। इन तीनों में मैं पीयू फॉर्म को थोड़ा अवॉइड करने के लिए कहूंगा। अगर आपको देखना है पीयू फॉर्म क्या होती है, तो आपकी गाड़ी की जो सीटें होती है उसमें जो फॉर्म होती है ना, वो पीयू फॉर्म होती है। उसमें उतनी ज्यादा बाउंसीनेस नहीं मिल पाती जो हमें घर में चाहिए। इस वजह से घर में मैं पीयू फॉर्म अवॉइड करने के लिए कहूंगा। फिर आते हैं मेमोरी फॉर्म पर, जो शायद सेकंड कंटेंडर है, उसको भी मैं थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कहूंगा। वो आपके गद्दों के लिए तो ठीक है जो बेड पर लगने वाले हैं, लेकिन वो एक बार वो दब गए उसके बाद वापस अपनी शेप में आने में बहुत टाइम लेते हैं। इस वजह से मेमोरी फॉर्म को भी सोफे में उतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता। ऐसे में जो टॉप कंटेंडर बच जाता है वो बचता है एचआर फॉर्म। तो बात सिंपल है कि आपको इन तीनों फॉर्म में से एचआर फॉर्म ही लेना है। लेकिन जब भी जाओ, खासकर जब बनवा रहे हो आप, जब भी फॉर्म को देखना हो, सिंपल टेक्निक है देखने की। फॉर्म का एक बड़ा सा पीस लो, उसमें उंगली बिल्कुल लास्ट तक डालो, उसमें छेद नहीं होना चाहिए, वो फटनी नहीं चाहिए, और आप जैसे ही वापस अपनी उंगली निकालो वो फॉर्म वैसे की वैसी बन जानी चाहिए। उसमें से कुछ भी फॉर्म का हिस्सा बाहर नहीं आना चाहिए। सिमिलरली फॉर्म का जो सरफेस है उस पर अपना हाथ बार बार रब करो। अगर उसके जो छोटे छोटे कण है वो निकलने लग जाए, मतलब या तो फॉर्म पुरानी हो चुकी है या फिर अच्छे मटेरियल की नहीं बनी है। अगर ऐसा नहीं है तो वो फॉर्म ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्म को टेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए फॉर्म भी डिसाइड हो गया, इसके बाद डिसाइड करते हैं आपका फैब्रिक किस कपड़े का होना चाहिए, किस मटेरियल का होना चाहिए। आप मार्केट में इंटरनेट पे जब भी देखेंगे आपको 12 से 14 अलग अलग नाम दिख जाएंगे, लेकिन इंडिया में मुख्यतः ये कुछ फैब्रिक ही हैं जो यूज होते हैं। आप मार्केट में जाएंगे या इंटरनेट पे देखेंगे आपको 12-14 अलग अलग तरह के मटेरियल दिख जाएंगे, लेकिन इंडिया में असल में 3-4 प्रकार ही हैं जो यूज होते हैं। जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, लेदराइट हो गया, वेलवेट हो गया, लेनिन हो गया, स्वेड हो गया। यही कुछ ऑप्शन है जो इंडिया में ज्यादातर यूज होते हैं। अब इनमें कौन सा चूज करना चाहिए, मैं आपको सबके फायदे नुकसान बता देता हूं, फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक नॉर्मल घर चाह रहे हैं, देखने में फैब्रिक अच्छा लगे, मेंटेनेंस भी ठीक ठाक हो, ना ज्यादा बहुत ज्यादा हो ना कम हो, वैल्यू फॉर मनी भी आए, देखने में थोड़ा लग्जरी फील भी आ जाए, ऐसे में आपको सबसे अच्छा रहेगा कि स्वेड कपड़े में जाओ। स्वेड कपड़ा भी आपको 2 प्रकार का मिल सकता है, शेडेड और नॉन शेडेड। शेडेड वाला क्या होता है, वो वेलवेट फील देता है। जैसे ये वाला है, ये नॉन शेडेड है, इसमें कितना भी हाथ फैला लूं इसका कलर चेंज नहीं होने वाला। लेकिन जो शेडेड वाले होते हैं उसमें अगर मैंने ऐसे किया वो थोड़ा सा डार्क दिखेगा, ऐसे किया थोड़ा सा लाइट दिखेगा। तो वो बेसिकली टच होता है कि अगर आपको उस तरह का कपड़ा, उस तरह का टेक्सचर पसंद है तो आप शेडेड स्वेड में जा सकते हैं, वरना नॉन शेडेड ले लो जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वो कुछ गिरा सकते हैं, बार बार कौन सफाई करेगा, बहुत सर दर्द होता है, ऐसे में आप लेदराइट के साथ चले जाइए। ठीक ठाक वैल्यू फॉर मनी भी मिलता है, और सबसे अच्छी बात है कि उसको साफ करना बहुत ज्यादा आसान रहता है। गीला कपड़ा मारा, काम आपका हो गया। लेकिन साथ ही में उसका एक बड़ा ड्रॉबैक भी होता है, इसलिए आपको इसको सोच समझ कर ही यूज करना चाहिए। वो ये कि ये एक नॉन ब्रीदेबल प्रकार का कपड़ा है, यानी इसमें से जो हवा है वो आर पार नहीं होती। यानी बहुत लंबे टाइम तक, जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं ना, सब पीछे पूरा टेक लगा के बैठते हैं तो आपके बैक में पसीना आ जाता है, लेदराइट में भी वो दिक्कत आती है। तो अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक सोफा यूज करना है तो आप लेदराइट में जा ही नहीं सकते, लेकिन आपको थोड़ा बहुत सोफा यूज करना होता है, प्लस बच्चे हैं उनकी टेंशन है कि वो गंदा ना कर दे, ऐसे में आप फिर लेदराइट के साथ जाइए। लेकिन अगर आपको एक लग्जरी फील चाहिए और आप मेंटेन भी कर सकते हैं, हर 2 दिन में एक बार वैक्यूम कर सकते हैं, पैसे भी कोई टेंशन नहीं है, बजट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे में आप लेनिन या वेलवेट में जा सकते हैं। दोनों ही कपड़े महंगे मिलते हैं, इनकी मेंटेनेंस करना भी मुश्किल है। जैसे लेनिन में रिंकल ज्यादा आ जाते हैं, वेलवेट उसको साफ करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप इन सब से ऊपर उठकर, आपके पास स्टाफ है मेंटेन करने के लिए, सफाई करने के लिए, और आपको एक रिच लुक चाहिए, तो आप बेशक इसमें भी जा सकते हैं। और ये सबसे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको बजट में रहना है, आपको कम पैसे खर्च करके कुछ अच्छा लगवाना है, तो आप जूट या कॉटन में चले जाइए। इसमें हालांकि वैरायटी बहुत सारी मिल जाएंगी, सस्ते से लेकर महंगा सब मिलेगा, लेकिन इसमें काफी सस्ते ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हैं। जूट या कॉटन में आप आराम से जा सकते हैं अगर आपको बजट में रह के काम करना है। अच्छा हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, आप कपड़ा जो लेना है लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हर कपड़े के पीछे ना आपको एक स्टिकर दिखेगा जिसमें एक नंबर लिखा होता है। वो नंबर बेसिकली बताता है कि कपड़ा कितना मजबूत है, कितनी बार वॉश करने पर भी इसको कुछ नहीं होगा।
वो नंबर, हालांकि इसके मीनिंग बहुत अलग अलग होते हैं, मैं आपको सिंपल एक नंबर दे देता हूं, वो नंबर है 20,000। 20,000 से ऊपर ही वो नंबर होना चाहिए, 20,000 भी वो चल जाएगा, लेकिन उसके अगर नीचे ये नंबर है तो वो कपड़ा आपको नहीं लेना है, वो कपड़ा मजबूत नहीं है और आसानी से उसका कलर भी छूट जाएगा। चलिए फैब्रिक कौन से लेना है ये भी आपको पता लग गया। अब देखते हैं कि आपको कलर किस तरह से चूज करना है, आपके सोफे का कलर क्या होना चाहिए। यहाँ पर पहले आपको एक थ्योरी समझनी होगी जिसको कहते हैं कलर थ्योरी। ये थ्योरी क्या होती है? ये होती है 60-30-10 की थ्योरी। इसका मतलब ये है कि एक रूम में 60% होता है डोमिनेंट कलर, जो अक्सर आपकी वॉल्स या फ्लोरिंग पर आ जाता है, जो सबसे ज्यादा दिखता है आपके रूम में। फिर आता है 30% जो होता है सेकेंडरी कलर, जो पहले के मुकाबले हल्का होता है, जो पहले के मुकाबले कम होता है। ये अक्सर आपके सोफास में आ सकता है, आपके टीवी यूनिट में आ सकता है, आपके रग में आ सकता है, आपके कर्टन्स में आ सकता है। तो 30% ऑफ द एरिया में ये वाला कलर होता है। लास्ट में आता है 10% जो होता है हाईलाइटिंग कलर। ये कहीं कहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पीछे लैंप देख रहे हो, गोल्डन है, कितना पूरे फ्रेम में कितना कम है गोल्डन, 10% होगा मुश्किल से। ये होता है आपका हाईलाइटिंग कलर। तो आपके जैसे कुशन हो गया, सेंट्रल टेबल हो गया, कुछ एक हाईलाइटिंग एलिमेंट हो गए, कुछ लैंप्स हो गए, यहां पर ये 10% का हाईलाइटिंग कलर आता है। इस थ्योरी का यूज करके हम देखेंगे कि आपके सोफे का कलर क्या होना चाहिए। लेकिन पहले आपने थ्योरी समझ ली, अब एक रूल समझो। वो रूल ये है कि आपको देखना है कि आपका लिविंग रूम छोटा है कि बड़ा है। इसके लिए मैं सिंपली एक मेजरिंग मार्क दे देता हूं। 150 स्क्वायर फीट से कम है, छोटा है, उससे बड़ा है तो मीडियम है, लार्ज है। अब इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका लिविंग रूम छोटा है कि बड़ा है। अब सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिनका 150 से ज्यादा यानी मीडियम लार्ज कैटेगरी का लिविंग रूम है। ऐसे में आप ये सारी इमेजेस देखिए। इन सारी इमेजेस में आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, पीछे दीवार और फ्लोरिंग का कलर जो 60% वाला है, उसके मुकाबले जो सोफे का कलर है वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है, यानी बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, बिल्कुल उल्टा जा रहा है। इसको कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कलर थ्योरी। यानी आपका 30% वाला जो कलर है वो 60% के मुकाबले बिल्कुल उलट है। ये हम तब यूज करते हैं जब आपका एरिया मीडियम या लार्ज है। तो अगर आपका एरिया मीडियम या लार्ज है तो आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त कुछ कलर ऑप्शन देख पा रहे होंगे। ये मैंने, अगर आपकी दीवार बेज है तो कौन सा कलर होने चाहिए, और ग्रे है तो कौन सा कलर होने चाहिए, दोनों आपको दिख रहा होगा। और मैंने ग्रे और बेज ही लिया है क्योंकि 90% घर इसमें कवर हो जाते हैं। बचे हुए जो 10% है वो लाल, पीला, हरा, नीला कुछ भी कलर करवाएंगे। उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना होगा कि सोफे कलर क्या होना चाहिए। वो शायद मैं इस वीडियो में ना बता पाऊं, लेकिन 90% में से आप हैं, आप बेज या ग्रे में जा रहे हैं, तो आप आराम से इन सारे सोफे को चुन सकते हैं, बशर्ते आपका जो एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर आपका लिविंग रूम स्मॉल कैटेगरी में यानी 150 स्क्वायर फीट से कम आ रहा है तो आप ये ऑप्शन में जा सकते हैं। अगेन यहां पर भी मैंने बेज और ग्रे वॉल कलर के हिसाब से सारे बांटे हुए हैं। इनमें से आप कोई भी उठाकर अपने वहां रख सकते हैं और ये डेफिनेटली अच्छे ही लगेंगे। चलिए, अब आपने कलर भी डिसाइड कर दिया। अगला सवाल आपके मन में आ सकता है कि मैं कारपेंटर से बनवाऊं कि मैं जाके रेडीमेड लेकर आऊं। यहां पर आपको इतना सा देखना है कि अगर आपको कस्टमाइज साइज चाहिए, यानी आपकी दीवार के बिल्कुल अकॉर्डिंग साइज चाहिए, तो आप कारपेंटर के पास जा सकते हैं। लेकिन आपके दीवार का साइज ऐसा है, सोफे का साइज ऐसा है जो आपको आसानी से दुकान पर मिल सकता है, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आपको शॉप से रेडीमेड मिल रहा हो, जाकर ले आइए। कहीं ज्यादा ऑप्शंस आप देख पाएंगे, कहीं ज्यादा वैरायटी आप देख पाएंगे, और मजबूत कितना होगा, कुछ ना हो जाए, उन सब के बारे में ज्यादा फिक्र मत करिए। बस एक अच्छी दुकान चुनने में ध्यान दीजिए। अच्छी शॉप, अच्छा शोरूम होगा तो उनके पास जो मटेरियल है वो भी अच्छा ही मिलता है। और इसी के साथ आप बहुत सारे सरदर्द से बच जाते हैं जो कारपेंटर जब घर में बनाएगा तो वो करेगा। हाँ, अनलेस कस्टमाइज बनवाना है फिर तो कोई चारा ही नहीं है, फिर तो आपको बनवाना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस मैं पर्सनली देता हूं कि आप रेडीमेड ला सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ हमने सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं कि अगर आप एक सोफा लाना चाह रहे हैं, बनवाना चाह रहे हैं, तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अब आप अपने सोफे का डिसीजन खुद ले पाएंगे और एक अच्छा सोफा अपने लिविंग रूम में डलवा पाएंगे। इसके बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी शंका, कोई भी सजेशन है तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताइए। हमारी टीम उसका जवाब पक्का देगी। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बड़े ही कम शब्दों में, बड़े ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।